हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो लाइट की किरणें होती है वह स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। तो यह स्टेटमेंट तब वैलिड है जब लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल करे। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो उस केस में लाइट का कुछ पार्ट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो जब लाइट की किरणें दूसरे मीडियम में जाती है उस केस में लाइट में एक डेविएशन देखने को मिलता है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए इसे हम रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यह लाइन दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सपोज ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये नॉर्मल हो गया। सपोज एक लाइट की किरण इस पॉइंट पे आ रही है, तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा। इस लाइट ये जो लाइट रे है इसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगा और इसका कुछ पार्ट अगले मीडियम में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो एक्चुअल लाइट था ये कुछ इस तरह से जा रहा है। तो अगर ये मीडियम 2 नहीं रहता तो ये लाइट की किरणें इस दिशा में जाती, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा मीडियम है तो इस केस में क्या होगा, जो लाइट या तो इस नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी या फिर इस नॉर्मल से अवे मुड़ेगी। तो ये जो फेनोमेनन है जहाँ पे लाइट की किरणें अपने एक्चुअल पार्ट से डेविएट हो जाती है और यह या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है या फिर नॉर्मल से दूर जाती है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म को देख लेते हैं। सो ये जो लाइट यहाँ पे आ रही है इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट यहाँ पे बाहर आ रही है इसे बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इसके बीच का जो एंगल होता है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो यह रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है इसके बीच का जो एंगल होता है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखो जो यह लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो यह नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यह किस केस में नॉर्मल की तरफ आएगी और किस केस में नॉर्मल से दूर जाएगी ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह इससे ज्यादा है या कम है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिफाइन करें so it is the ratio of speed of light in vacuum upon speed of light
इन मीडियम। तो हम लोगों ने देखा था, सपोज यह लाइन दो मीडियम को सेपरेट कर रही है और मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो मान लेते हैं एक नॉर्मल है जो कि इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सपोज एक इंसिडेंट रे आ रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम लोग जानते हैं जो यह रे है या तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। तो यह नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से अवे जाएगी, यह डिपेंड करेगा इस दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर n2 इज ग्रेटर देन n1, इट मीन्स जो सेकेंड मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फर्स्ट मीडियम है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो उस केस में जो यह लाइट रे है नॉर्मल की तरफ आएगी, मतलब नॉर्मल की तरफ यह मुड़ेगी और यह एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन अगर इसको हम इस साइड लेके आए तो इसे लिख सकते हैं n2 बाई n1 इज ग्रेटर देन 1 और n2 अपॉन n1 को लिख सकते हैं n21। So this is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. तो इस तरह से अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो उस केस में लाइट की किरण नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। अगेन दूसरे केस में मान लेते हैं सपोज दिस इज इंसिडेंट रे। अगर इस केस में सपोज n1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इस केस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 है तो इस केस में जो लाइट की किरणें हैं ये नॉर्मल से दूर जाएगी। अगर इसे हम और रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 इज लेस देन 1 और इसलिए इसे लिख सकते हैं n21। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर लेस देन 1 रहा तो इस केस में लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो इस तरह से आप लोग दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपैरिजन करके आप पता कर सकते हो कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। सो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो मान लेते हैं यह इंटरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 refractive index of medium 1 is n1 and refractive index of medium 2 is n2। यह नॉर्मल हो गया। सपोज एक इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दिस रे इज इंसिडेंट रे
and this ray is refracted ray. So लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इट मीन्स कि सपोज मैं बोर्ड का प्लेन लेता हूँ, अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो नॉर्मल भी इसी प्लेन पे लाई करेगा. तो हम लोग फर्स्ट लॉ को लिखते हैं. इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ incidence all lie in the same plane. So फर्स्ट लॉ हम लोगों ने देख लिया. अब हम लोग सेकेंड लॉ का देखते हैं. तो सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं स्लेंज लॉ. तो सेकेंड लॉ बेसिकली जो एंगल के बीच रिलेशन को बताता है. इट मीन्स जो सेकेंड लॉ को अगर डिफाइन करें, ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. सो N2 अपॉन N1 को लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो इस तरह से आप स्नेल्स लॉ का यूज करके अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. तो चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं. सपोज दिस लाइन दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. सपोज यहाँ पे N1 है 1 और N2 है √3. यह नॉर्मल हो गया. सपोज इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे एमिट कर रही है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री. तो हमें निकालना है एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन क्या होगा. इट मीन्स एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन निकालना है. तो हम यहाँ पे जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो हम लोग यूज कर सकते हैं. तो सेकेंड लॉ स्लेंज लॉ है. तो सेकेंड लॉ बेसिकली स्लेंज लॉ को डिफाइन करता है. तो अगर हम स्लेंज लॉ के इक्वेशन को लिखें तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. तो साइन आई का वैल्यू है 60 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू √3 अपॉन 1. तो साइन 60 हो जाएगा √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन आर. √3 कैंसिल और यहाँ पे साइन आर हो जाएगा 1/2. तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 30 डिग्री. तो यहाँ पे जो लाइट की किरणें हैं, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है, इट मीन्स यह नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और यह एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. तो इस तरह हम लोग स्नेल्स इक्वेशन को यूज करके आसानी से जो अलग अलग टर्म्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम लोग निकाल सकते हैं.
सो अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है उसके बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। सो एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन को अगर डिफाइन करें, इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इसे हम लोग रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज ये इंटरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, N1 और N2 इस दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मान लेते हैं यह नॉर्मल है, दिस इज इंसिडेंट रे। अगेन यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं एंड दिस इज इंसिडेंट रे। तो हम लोग जानते हैं जो रिफ्रैक्टेड रे है डिपेंड करेगा इस दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस केस में N2 इज ग्रेटर देन N1 है और इस केस में N2 लेस देन N1 है। इस वाले केस की बात करें, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये कुछ इस डायरेक्शन में है। इस वाले केस में जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये कुछ इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे N2 इज ग्रेटर देन N1 है, तो इस केस में रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और इस केस में रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो इस तरह से ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो एंगल होगा इस दोनों लाइन के बीच इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। और इस केस में देखो जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से है और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इधर से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल आई माइनस आर। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा एंगल आर माइनस आई। तो इस तरह से आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होगा। सो अब हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। यह नॉर्मल है और इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे मिट कर रही है विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री। तो हमें इस केस में डेविएशन निकालना है, तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं जो डेविएशन होता है यह इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है
और एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए हमें एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग सेनेंस लॉ को यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो यहाँ से जो साइन आर हो जाएगा साइन 60√3/2 अपॉन √3 इक्वल टू 1/2। यहाँ से जो एंगल आर हो जाएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बना रहा है नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो ये हो जाएगा I माइनस आर। इट मीन्स 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 30 डिग्री। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। सो यह एक स्फेरिकल ग्लास है और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये है √3 और इसका जो आउटर एटमॉस्फेयर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1। यह एक लाइन है जो कि इस वाले स्फेयर के सेंटर से पास हो रही है और एक लाइट रे है जो कि बना रहा है 60 डिग्री का एंगल इस वाले लाइन पे। तो हमें इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्फेरिकल ग्लास है और यहाँ पे ये एयर है इसके चारों तरफ। तो इस केस में क्या होगा, इस पॉइंट पे यह रे डेविएट करेगा। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट पे डेविएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन जा रहा है इसका एक्चुअल पाथ कुछ इस तरह से होगा और यह जो अंदर का मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम से ज्यादा है। इट मीन्स कि यह नॉर्मल की तरफ जो है झुकेगा। इट मीन्स कि यह इसका एक्चुअल पाथ इस डायरेक्शन में है तो यह जो रिफ्लेक्टेड रे है कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को निकालते हैं। फ्रॉम द सेनेंस लॉ हम लोग जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। सो यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा √3 अपॉन 2 साइन आर इक्वल टू √3 अपॉन N। यहाँ से जो एंगल आर हो जाएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। सो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अगर हम इस सेंटर को इस पॉइंट से मिला दें तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल ये साइड और ये साइड बराबर होगा तो यह एंगल भी ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये जो ये लाइन होगा यह इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। अगर यह लाइन इस पॉइंट पे नॉर्मल है तो ये एंगल इस वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। और मुझे क्योंकि यहाँ पे अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और बाहर कम है तो यहाँ पे यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। बाहर इसका जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे है यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसका जो एक्चुअल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का कुछ इस डायरेक्शन में है और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये रे हो गया इमरजेंट रे।
तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक्चुअल रे था, तो यहाँ पे पहला डेविएशन होगा डेल्टा 1, उसके बाद ये रे फिर अगेन डेल्टा 2 से डेविएट हो गया। सर दोनों डेविएशन देखो क्लॉकवाइज में हुआ है, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, इस दोनों डेविएशन का नेट सम, तो डेल्टा नेट हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 की बात करें तो डेल्टा 1 हो जाएगा यहाँ पे 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। डेल्टा 2 की बात करें तो डेल्टा 2 निकालने के लिए सबसे पहले हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे साइन आर हो जाएगा √3 अपॉन 2, सो आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो आर हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा 2 हो जाएगा 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 डिग्री। सो यहाँ पे डेल्टा 1 30 डेल्टा 2 30, तो नेट डेविएशन हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। सो इस तरह से इस केस में जो नेट डेविएशन हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सपोज दैट यह एक पैरेलल स्लैब है, इसकी जो चौड़ाई है ये है t। तो मान लेते हैं एक इंसिडेंट रे इस स्लैब पे आ रही है, हम इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो अगर इस वाले स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अगेन इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें यहाँ पे क्या होगा, जो इमर्जेंट रे होगा यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। सो यह हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया इमर्जेंट रे। तो इस केस में देखें जो ये एंगल होगा ये होगा इंसिडेंट एंगल आई, ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये एंगल आर है तो ये भी हो जाएगा एंगल आर। अगर ये देखो इस सरफेस और ये सरफेस सिमेट्रिक है तो यहाँ पे अगर एंगल आई है तो ये भी हो जाएगा एंगल आई। तो यहाँ पे देखो इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में ये लाइन आई से झुका हुआ है और इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाला लाइन आई से झुका हुआ है। इट मीन्स कि ये जो इंसिडेंट रे है इमर्जेंट रे के पैरेलल होगा, और क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे का लाइन है ये आ रहा है और इमर्जेंट रे का लाइन ये आ रहा है। इट मीन्स जो इंसिडेंट रे होगा इसमें कुछ शिफ्ट होगा इस साइड में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमें ये लेंथ निकालने को बोला जाता है। ये जो लेटरल शिफ्ट हुआ डी ये मुझे निकालना होता है। तो यहाँ पे देखें इस केस में जो पहला इसका प्रॉपर्टी है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे। और इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है जो इमर्जेंट रे होता है इसमें
जो है शिफ्ट पैरेलली, यानी इसमें लेटरल शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है इमर्जेंट रे शिफ्ट लेटरली। सो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में मुझे जो लेटरल शिफ्ट होता है ये मुझे निकालने को बोला जाता है। तो हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, सपोज दैट यह पॉइंट पी है। हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले ये जो इंसिडेंट रे आ रही है इस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वाला जो नॉर्मल है इस वाला लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, दिस इज क्यू, दिस पॉइंट आर एंड दिस पॉइंट इज एस। तो अगर हम ट्राइंगल पी क्यू आर में देखें तो यहाँ पे कॉस आर हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू क्या है, टी दिया हुआ है, यानी टी अपॉन पी आर। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। अगेन इस वाले ट्राइंगल में देखें पी आर एस में, तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू आर अपॉन पी आर। तो यहाँ पे आर एस हो जाएगा लेटरल शिफ्ट, तो ये हो जाएगा डी के बराबर, यानी डी अपॉन पी आर। इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस आर अपॉन साइन आर माइनस साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू टी अपॉन डी। तो हमें निकालना है डी, तो इसे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो इस तरह से अगर मुझे इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग जो लेटरल शिफ्ट होगा इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं। सपोज यह एक स्लैब है, इस पे एक लाइट रे आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 दिया हुआ है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 दिया हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 दिया हुआ है, और इसका जो विड्थ है ये है 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे निकालना है जो लेटरल शिफ्ट होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो यहाँ पे देखें टी का वैल्यू 10, साइन आई का वैल्यू है 60 माइनस 45 अपॉन कॉस 45। तो इसे अगर सॉल्व करें ये हो जाएगा 10 साइन 15 कॉस 45 का मान हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। तो ये जाएगा 10 रूट 2 साइन 15 डिग्री। तो ये जो लेटरल शिफ्ट होगा ये हो जाएगा 10 रूट 2 साइन 15 डिग्री। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अपरेंट डेप्थ। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपरेंट डेप्थ होता क्या है। तो मान लेते हैं एक बीकर है जिसका हाइट है 50 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इस बीकर के सबसे नीचे एक कॉइन रखा हुआ है। तो अगर कोई पर्सन यहां से देखेगा तो उसे बीकर के रिस्पेक्ट में यह 50 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा। लेकिन अगर हम बीकर को वाटर से फिल कर दें तो इस केस में क्या होगा, यह जो सिक्का है यह थोड़ा सा ऊपर दिखेगा।
यानी यहाँ से देखने पे ऐसा लगेगा कि यह पॉइंट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो जो यह डेप्थ है, रियल डेप्थ, तो ये हो गया जो 50 सेंटीमीटर हो गया, इस सिक्के का रियल डेप्थ हो गया। और जो ये डेप्थ हो गया जो कि वाटर डालने के बाद दिखा, इसे हम लोग बोलेंगे अपरेंट डेप्थ। सो दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। सो हम लोग यह जो फिनोमिनन होता है यह बेसिकली होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण। तो हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे और जानेंगे कि अगर हमें इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया हुआ हो और मुझे हाइट दिया हुआ और रियल हाइट दिया हुआ है, तो उस केस में जो अपरेंट डेप्थ कितना होगा, इसे हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे। सपोज दैट यह एक लाइन है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सपोज दैट इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो मान लेते हैं इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज दैट ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, अगर कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके इमेज को निकालने के लिए इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जहाँ पे मीट करेगा, वो वो जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है वो उसे दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि इस वाले इंटरफेस के परपेंडिकुलर हो और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे क्रॉस करे। सो ये लाइन इस वाले इंटरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे जो कि इस वाले इंटरफेस पे जाए। अगेन हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं इस पॉइंट पे देखें तो ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया इंसिडेंट रे। तो ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका ये एक्चुअल पाथ ये वाला है और डिपेंडिंग अपॉन इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, यह या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं यह नॉर्मल से अवे जा रही है। तो इस केस में क्या हुआ, जो ये रिफ्लेक्टेड है इस वाले लाइन पे जहां मिलेगा वही उसका मतलब इमेज का पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सटेंड करते हैं पीछे की ओर। तो यहाँ पे देखो इस वाले लाइन से यहाँ तक ये हो जाएगा रियल डेप्थ, इसे मान लेते हैं d। और जो ये डेप्थ हो जाएगा ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ। इट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई पर्सन अगर यहाँ से देखेगा तो उसे यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो हमें बेसिकली डी डैश का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। इस पॉइंट को हम लोग S मान लेते हैं। तो हम जानते हैं ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर ये R है तो ये भी हो जाएगा R, अगर ये I है तो ये हो जाएगा I। तो यहाँ पे देखें, सो अगर हम इस वाले पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए तो ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R इजकल टू N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे देखें इस केस में जो पर्सन यहाँ से देख रहा है यह क्लोज टू द नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट काफी क्लोज है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट काफी क्लोज होगा तो यहाँ पे I और R ये काफी स्मॉल होगा। अगर I एंड R काफी स्मॉल है तो यहाँ पे साइन I
ये इक्वल हो जाएगा 10i के, और साइन आर ये इक्वल हो जाएगा 10r के। तो यहाँ पे हम इसको साइन आई को 10i से रिप्लेस कर सकते हैं और साइन आर को 10r से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10i अपॉन 10r इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो 10i देखें, 10i को लिख सकते हैं QR अपॉन RP। तो 10i को लिख सकते हैं QR अपॉन RP, एंड 10r को लिख सकते हैं QR अपॉन RS इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और RS क्या है, RS हमारा d डैश है, तो ये हो जाएगा d डैश अपॉन d इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो इस तरह से हमारा फाइनल रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे रियल डेप्थ पता हो और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो हम लोग जो इसका अपरेंट डेप्थ होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो N2 है, N2 हो गया। यहाँ पे देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है, हमें उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। इट मीन्स जो N2 होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वह जिस मीडियम में प्रेजेंट होगा उस मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। और N1 क्या है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे प्रेजेंट होगा उस मीडियम का मुझे मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। तो इस तरह से इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग आसानी से अपरेंट डेप्थ को निकाल सकते हैं। सो हम लोग इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं। सो यह एक बीकर है और इसके बॉटम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज दैट इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, और ये हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो मुझे इस केस में इसका अपरेंट डेप्थ निकालना है, अगर कोई पर्सन यहाँ से इसको नॉर्मली देख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे क्या होगा, जो लाइट है यह यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो यह जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा इसका अपरेंट डेप्थ, और यह लेंथ हो जाएगा इसका रियल डेप्थ। तो हम जानते हैं अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपरेंट डेप्थ में जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है उसका मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना है। तो यहाँ पे देखो इसके जो बाहर है एयर प्रेजेंट है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1, और ये हो गया रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ के सामने वाले में जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना है। तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें d डैश अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन √2, तो यहाँ से d डैश आ जाएगा 20 अपॉन √2। अगर इसे और सॉल्व करें तो हो जाएगा √2 अपॉन √2 यानी 10√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर यहाँ से कोई पर्सन देखेगा तो यह ऑब्जेक्ट उसे इस वाले सरफेस से 10√2 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सपोर्टेड एक लाइन है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है,
जो कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि इस वाले सरफेस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें बताना है कि इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वह इस सरफेस से कितनी दूरी पे होगा। तो आप देखो इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स इस वाले से कम है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पे यह जो रिफ्लेक्टेड रे है यह नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। इट मीन्स कि इस वाले सरफेस से जो फाइनल इमेज बनेगा इसका लेंथ 60 से ज़्यादा होना चाहिए। सपोर्टेड ये डी डैश है। तो मुझे बेसिकली जो डी डैश है इसे मुझे निकालना है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे डी डैश का लेंथ निकालना है। तो हम जानते हैं अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू, यहाँ पे अपरेंट डेप्थ है इट मीन्स यहाँ पे जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना है। तो यहाँ पे देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है इस वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये है एक्चुअल वाला डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ में क्या होता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट होता है वो वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1। तो यहाँ से डी हो जाएगा 60 गुने 1.5 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो फाइनल इमेज बनेगा वह इस वाले सरफेस से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब को डिस्कस करेंगे। तो सपोज दैट यह एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है जिसका कि यह लेंथ टी दिया हुआ है और इस ट्रांसपेरेंट स्लैब का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है μ1 और इस ट्रांसपेरेंट स्लैब के बॉटम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को एक पर्सन यहाँ से नॉर्मली देख रहा है। तो इस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो शिफ्ट होता है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सो इसका जो अपरेंट डेप्थ था ये था सपोज दैट ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। सो जो QS था इसका रियल डेप्थ था और जो QR हो गया इसका अपरेंट डेप्थ हो गया। सो हम लोगों ने देखा था अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू सपोज दैट ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू नोट मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन μ1। सो यहाँ पे QR हो जाएगा, QS का वैल्यू यहाँ पे देखो ये T दिया हुआ है तो ये देगा T म्यू नोट अपॉन μ1। अगेन इसे हम लिख सकते हैं T अपॉन μ1 अपॉन म्यू नोट। सो ये क्या है, μ1 अपॉन म्यू नोट क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो हम इस वाले टर्म को लिख सकते हैं T अपॉन μ1 नोट। तो μ1 नोट बता रहा है इस वाले जो टर्म था इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में μ1 नोट लिखा है जो कि बता रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इट मीन्स अगर मुझे कोई स्लैब दिया है और मुझे उसका अपरेंट डेप्थ निकालना है उस स्लैब के लिए, तो हम स्लैब का जो चौड़ाई होगा उसको डिवाइड करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो मुझे जो फाइनल अपरेंट डेप्थ है वो मुझे निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आएगा ये हो जाएगा रियल डेप्थ
अपॉन म्यू अननोट। तो इस तरह से जो यह स्लैब है उसके कारण जो अपरेंट डेप्थ आएगा ये हो जाएगा टी अपॉन म्यू वन नोट। तो ये तो हम लोगों ने बात किया अपरेंट डेप्थ का। अब हम लोग देखेंगे इसमें शिफ्ट कितना आया। शिफ्ट क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसका जो फाइनल इमेज बना यहाँ पे, तो शिफ्ट हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा ये कहलाएगा शिफ्ट। तो हम लोग शिफ्ट निकालते हैं, तो शिफ्ट हो जाएगा ये टोटल लेंथ ये जो टोटल लेंथ है इसमें अगर क्यू आर को घटा दें तो हमारा शिफ्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू टी माइनस क्यू आर। तो क्यू एस क्या है, क्यू एस का वैल्यू टी दिया हुआ है और क्यू आर का वैल्यू दिया है टी अपॉन म्यू वन नोट। तो यहाँ से टी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वन अपॉन म्यू वन नोट। तो ये हो जाएगा शिफ्ट। मतलब ये जो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो यह स्लैब जो शिफ्ट लाएगा ये हो जाएगा टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू वन नोट। तो इस तरह से इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग शिफ्ट निकाल सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके जो अपरेंट डेप्थ है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या था, हमारे पास एक स्लैब था, हम क्या करते हैं स्लैब को बढ़ाते हैं, इसके नीचे एक और स्लैब पुट करते हैं और देखते हैं उस केस में अपरेंट डेप्थ और शिफ्ट का क्या फॉर्मूला आता है। तो पहले केस में क्या था, हम लोगों ने एक स्लैब लिया था। अब हम क्या करते हैं स्लैब को इंक्रीज करते हैं, इसके नीचे एक और स्लैब लगा देते हैं। तो इस स्लैब को इसका स्लैब मानते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है यहीं पे, इस स्लैब की चौड़ाई है टी वन और ऊपर वाले स्लैब की चौड़ाई है टी टू। एक पर्सन है जो कि यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके परपेंडिकुलर, इस वाले पॉइंट पे इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इंसिडेंट रे यहाँ से निकालेंगे। अगेन ये चूंकि यहाँ पे चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो इसमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा उसका जो इमेज बनेगा कहीं यहाँ पे बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो जाएगा फर्स्ट ड्यू टू इमेज ड्यू टू फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अगेन यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है और मान लेते हैं ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू नोट। तो इस तरह से जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा उसका जो इमेज मान लेते हैं कहीं यहाँ पे बन रहा है आई टू पे और इस पॉइंट को हम मानते हैं पी। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, इसका इमेज बना आई वन पे। अगेन सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ और इसका इमेज बना आई टू पे। तो जो ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज देखेगा वो देखेगा आई टू पे। तो हमें जो फाइनल अपरेंट डेप्थ हो गया ये हो जाएगा पी आई टू। तो मुझे यहाँ पे पी आई टू निकालना है और शिफ्ट हो जाएगा ओ आई टू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ है पी आई टू इसे हम लोग निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ये जो आई वन जो पहला इमेज बना पहले इसे निकालते हैं। तो फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करें, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन पहले रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ है ये वाला लेंथ। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है क्यू,
तो यहाँ पे क्यू आई वन हो जाएगा अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ है यहाँ पे टी वन इक्वल टू इसके जो ये जो अपरेंट डेप्थ है इसके सामने लिखेंगे जहाँ पे मेरा रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है। तो इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला मीडियम हो गया और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये है म्यू2। और यहाँ पे क्या है रियल डेप्थ के सामने लिखेंगे जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे देगा म्यू1। तो यहाँ से जो अपरेंट डेप्थ होगा पहले के रिफ्लेक्शन के लिए ये हो जाएगा T1 म्यू2 अपॉन म्यू1। सो यहाँ से जो पहले वाले रिफ्लेक्शन के लिए अपरेंट डेप्थ है QI1 ये हो जाएगा T म्यू2 अपॉन म्यू1। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन के देखते हैं फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन की बात करें तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए जो अपरेंट डेप्थ है ये है PI2 और सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए जो रियल डेप्थ है ये है PI1। ये हो जाएगा म्यू0 अपॉन म्यू2। अगेन जो PI1 है इसलिए इसे लिख सकते हैं P2 प्लस PI। ये हो जाएगा PI2 इक्वल टू PQ प्लस QI इक्वल टू म्यू0 अपॉन म्यू2। हम जानते हैं PQ हो जाएगा यहाँ पे T2 PI2 और QI1 यहाँ पे दिया हुआ है T1 म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू2 म्यू0 अपॉन म्यू2। तो इस तरह से जो रिलेशन आया हमारे पास PI2 अपॉन T2 प्लस T1 म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल टू म्यू0 अपॉन म्यू2। इसे अगर सॉल्व करें तो PI2 हो जाएगा T2 म्यू0 अपॉन म्यू2 प्लस T1 म्यू2 अपॉन म्यू1 इंटू म्यू0 अपॉन म्यू2। तो यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं PI2 इक्वल टू T2 अपॉन म्यू0 अपॉन म्यू2 अपॉन म्यू0 और प्लस T1 अपॉन म्यू1 अपॉन म्यू0। तो ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो इसे अगेन लिख सकते हैं PI2 इक्वल टू T2 अपॉन म्यू20 प्लस T1 अपॉन म्यू10। तो यहाँ से जो फाइनल अपरेंट डेप्थ का ये रिलेशन आया T2 अपॉन म्यू20 प्लस T1 अपॉन म्यू10। इट मीन्स अगर हमारे पास मल्टीपल स्लैब दिया हुआ रहे तो उस केस में क्या करेंगे जितने स्लैब है सपोज दैट यहाँ पे 2 स्लैब है तो इस स्लैब के लिए देखेंगे इस अपरेंट डेप्थ क्या है तो इस स्लैब में देखें तो T1 अपॉन और जो इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है उसे डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से T2 स्लैब के लिए T2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब अपॉन दिस स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो इस तरह से जो फाइनल अपरेंट डेप्थ है वो मुझे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल अपरेंट डेप्थ है ये हम लोगों ने निकाला है। अब हम लोग शिफ्ट की बात करेंगे और शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा PO अपॉन PI2 क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और फाइनल यहाँ पे आया तो शिफ्ट हो जाएगा
ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा शिफ्ट। तो इसे लिख सकते हैं जो कंप्लीट लेंथ है और इसको मैं यहाँ से घटा दूं तो ये मुझे शिफ्ट आ जाएगा। सो पीओ क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस, और PI2 अगर यहाँ से इसका वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा T2 अपॉन म्यू 2 नॉट प्लस T1 अपॉन म्यू 1 नॉट। तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा T1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 नॉट प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 नॉट। तो इस तरह से अगर अपरेंट डेप्थ निकालना हो तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो, अगर शिफ्ट निकालना हो तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या था, दो स्लैब के लिए हमने मतलब डिराइव किया हूँ। तो देखो अगर यहाँ पे दो स्लैब है तो जो ये पहले स्लैब के लिए आ गया शिफ्ट और ये हो गया दूसरे स्लैब के लिए, और इस केस में अपरेंट डेप्थ हो गया पहले स्लैब के लिए और ये दूसरे स्लैब के लिए। तो यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे T3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3 नोट लिखते हैं। तो इस तरह से इन जनरल स्लैब की बात करें तो उसके हिस्से में जो फाइनल रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे 4 अनस्लैब हम जनरल रिलेशन को लिखते हैं। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा स्लैब हो उस केस में जो अपरेंट डेप्थ होगा ये हो जाएगा T1 अपॉन म्यू 1 नॉट प्लस T2 अपॉन म्यू 2 नॉट से लेके Tn अपॉन म्यू n नॉट। तो यहाँ पे T1 क्या है, जितने भी स्लैब्स दिए हैं उसका विड्थ हो गया, और ये बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जितने भी स्लैब दिए हैं उसका मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और उसमें डिवाइड करके ऐड कर देना है। तो यहाँ से मुझे अपरेंट डेप्थ आ जाएगा। सो अगर शिफ्ट की बात करें, अगर हमारे पास n स्लैब दिया हुआ है और मुझे निकालना है शिफ्ट, तो उसमें जो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, अगर मुझे n स्लैब दिया हुआ है और मुझे निकालना है शिफ्ट, तो उस केस में जो फॉर्मूला निकलेगा ये हो जाएगा T1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 नोट प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बटे म्यू 2 नोट प्लस, इस तरह से जितने भी स्लैब है सारे के लिए लिखेंगे, और ये लास्ट स्लैब के लिए हो जाएगा T1 माइनस 1 अपॉन म्यू n नोट। तो इस तरह से सारे स्लैब का लिख के हम उसे ऐड कर देंगे तो शिफ्ट मुझे निकल जाएगा, और अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्लैब है जिसकी चौड़ाई है t, और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि स्लैब से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और एक ऑब्जर्वर है जो कि इस ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देख रहा है इस पॉइंट से। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लो म्यू नॉट, और जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू नॉट है। तो इस केस में मुझे इस लाइन के रिस्पेक्ट में बताना है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम अपरेंट डेप्थ की बात करें, यहाँ पे अगर अपरेंट डेप्थ की बात करें तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से लेके इस पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे ये जो लेंथ है x, और यहाँ पे देखें ये लेंथ है t।
तो यहाँ पे एक लेंथ ये वाला मीडियम है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, और ये स्लैब वाला पार्ट है यह जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो होता क्या है, जो स्लैब दिया है उसका लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट। अगेन ये वाला लेंथ कवर हो गया, अब मुझे निकालना ये लेंथ। ये लेंथ क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, तो अगेन ये लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें ये हो जाएगा टी म्यू नॉट अपॉन म्यू प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ हो जाएगा यहाँ के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा एक्स प्लस टी म्यू नॉट अपॉन म्यू। तो अब मुझे निकालना है शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखो दो मीडियम आ रहा है, एक मीडियम स्लैब का है और एक मीडियम है इस ये वाला मीडियम। तो शिफ्ट में क्या करते हैं, ये जो लेंथ है x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो हो जाएगा म्यू नोट अपॉन म्यू नोट प्लस स्लैब के लिए बात करें यह हो जाएगा टी अपॉन रिलेटिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नोट। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 प्लस टी म्यू नोट अपॉन म्यू। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो जाएगा टी म्यू नोट अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के बराबर है वो मीडियम जो है कोई शिफ्ट नहीं लाता है। मतलब अगर मुझे इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है और जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा वह शिफ्ट में काउंट नहीं होगा, तो हम वहां पर डायरेक्टली उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इसके बराबर है, तो हम जो ये वाला एक्स लेंथ है इसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी शिफ्ट ये नहीं लाएगा। तो अगर हम आगे क्वेश्चन करें और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है और उसके बीच कोई मीडियम ऐसा आता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो हम वहां पे उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे शिफ्ट निकालने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन कम होगा और हम जल्द कम टाइम पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या है, मुझे एक स्लैब दिया हुआ है, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इस स्लैब का लेंथ है 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस स्लैब से रखा हुआ है x सेंटीमीटर की दूरी पे और एक पर्सन है जो कि यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो हमें निकालना है कि इसमें शिफ्ट कितना होगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यह एयर में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर भी एयर से देख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है। तो हमें निकालना है यहाँ पे शिफ्ट कितना होगा इस वाले ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे शिफ्ट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा हुआ है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए 1 है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लेके ऑब्जर्वर तक जो भी मीडियम है और उसके बीच किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो हम उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई शिफ्ट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है इस वाले लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा ड्यू टू दिस मीडियम। हमें बस ये जो ग्लास देखें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है,
जो कि ऑब्जर्वर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर नहीं है, तो जो भी शिफ्ट आएगा इसके कारण होगा। तो हम यहाँ पे इसका शिफ्ट निकालेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जानते हैं ये होता है 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये जाएगा 1.5 अपॉन 1। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इट मीन्स यह ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर की तरफ 5 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करके आप जो नेट शिफ्ट है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बस ये आप ध्यान रखना कि इसके बीच में जहां से ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर के बीच में जो ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दैट 1 है, तो उसके बीच में जो भी मीडियम है या स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 के बराबर हुआ तो उस केस में हम उसका जो है कैलकुलेशन नहीं करते हैं शिफ्ट का, क्योंकि वहां पे जो शिफ्ट होता है 0 होता है, और हम बाकी का शिफ्ट का कैलकुलेशन करेंगे और नेट शिफ्ट हम लोग निकाल लेंगे। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये एक स्लैब है, 3 स्लैब है यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक ऑब्जर्वर है जो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ से ये जो लेंथ है ये मान लो आप 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ये लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे निकालना है शिफ्ट। ये वाला मीडियम एयर में रखा हुआ है, इसके बीच एयर है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे भी एयर है। इट मीन्स कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस जोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस केस में मुझे शिफ्ट निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट करेगा जब ये ऑब्जर्वर देखेगा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जर्वर है ये एयर में प्रेजेंट है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होगा। हम जानते हैं ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा है उसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ ऑब्जर्वर तक उसके बीच में कोई भी स्पेस है या कोई भी जोन है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो वह जोन कोई शिफ्ट नहीं लाता है। इट मीन्स जैसे यह ऑब्जर्वर एयर में प्रेजेंट है और हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जोन और ये जोन कोई भी शिफ्ट नहीं लाएगा, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑब्जर्वर जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो हमें शिफ्ट जो लाएगा इस पार्ट का निकालना है, शिफ्ट इस पार्ट का निकालना है और इस पार्ट का निकालना है। तो तीनों को निकाल के जोड़ देंगे तो नेट शिफ्ट आ जाएगा। तो इस तरह से शिफ्ट की बात करें तो ये हो जाएगा, पहले वाला स्लैब की बात करें ये हो जाएगा 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये जाएगा 1.5 अपॉन 1। उसी तरह से इस वाले स्लैब की बात करें तो हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1।
इस वाले स्लैब की बात करें, ये हो जाएगा 30 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 अपॉन 1। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 15 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 प्लस 20 इंटू 1/2 प्लस 30 इंटू 0.5 अपॉन 1.5। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और इसका साइन पॉजिटिव है, इट मीन्स ये ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो नेट शिफ्ट होगा ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर टुवर्ड ऑब्जर्वर। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे तीन मीडियम है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8, इसका है 1.5 और इसका है 2। इसका लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और इसका लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और एक ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहा है, तो हमें बताना है इसका अपरेंट डेप्थ क्या होगा। तो इस केस में अपरेंट डेप्थ निकालना है। अपरेंट डेप्थ में मुझे ये जो लाइन है इसके मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा ये मुझे निकालना है। सो यहाँ पे अपरेंट डेप्थ का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अपरेंट डेप्थ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इसके बीच जो अलग अलग मीडियम है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है। तो इस मीडियम के लिए देखते हैं अपरेंट डेप्थ कितना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 18 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1.8 प्लस इसके लिए करें 15 अपॉन 1.5 अपॉन 1.8। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 18 इंटू प्लस 15 इंटू 1.8 अपॉन 1.5। तो इसे अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 10 16.2 प्लस 18। तो इसका जो अपरेंट डेप्थ हो जाएगा ये हो जाएगा 34.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सरफेस। तो इस तरह से आप आसानी से इसे इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हम लोगों ने पढ़ा है अगर रे डेंसर से रियल मीडियम की ओर जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वह नॉर्मल से अवे की ओर जाती है। सो सपोज यहाँ पे दो मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है और μ2 है। तो हम जानते हैं अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 इट मीन्स जो मीडियम 2 है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम से ज्यादा है। तो मान लेते हैं कोई रे मीडियम 2 से मीडियम 1 की ओर जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो रे है इसका जो डेविएशन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो वह रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो अगर हम आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज करेगा।
तो अगर हम इसको स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं आई को, तो एक टाइम आएगा जब आर का वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक टाइम पे आई का वैल्यू ऐसा आएगा जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली वह एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। सो क्रिटिकल एंगल को अगर डिफाइन करें, तो यहाँ पे हम लोग टर्म डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वह एंगल है it is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 डिग्री। और यहाँ पे जो लाइट जाएगी, लाइट लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इस तरह से जो क्रिटिकल एंगल है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। सो अगर इसको हम लिखे साइन आई अपन साइन 90 इक्वल टू म्यू2 अपन म्यू1। तो यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू2 अपन म्यू1। तो इस तरह से आप लोग जो क्रिटिकल एंगल है, अगर यहाँ पे आपको दो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो आप क्रिटिकल एंगल इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हो। सो अब तक हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल को समझा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। सो क्रिटिकल एंगल बेसिकली एंगल ऑफ द इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखेंगे तो उस केस में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट मीन्स उस केस में जो लाइट रे होता है सेम मीडियम में वापस आता है, और जो रे जो वापस आता है वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम मीडियम में वापस आता है। तो यहाँ पे इसे और अच्छे से समझे, सपोज यह इंसिडेंट रे है और यह है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है यह नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पे 90 डिग्री। अगर हम इंसिडेंट रे को इस वाले जो क्रिटिकल एंगल है इससे ज्यादा रखेंगे तो उस केस में जो लाइट है सेम मीडियम में वापस आएगी और वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स U2 मान लो और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 मान लो। अगर मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल है और ये मानते हैं आई है, तो उस केस में
जो रिफ्लेक्टेड रे है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इट मीन्स ये एंगल आई है तो ये एंगल भी हो जाएगा आई। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो और लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही हो, तो उस केस में जो लाइट होता है सेम मीडियम में वापस आ जाती है। और उस केस में जो सेम मीडियम में जो लाइट की रे वापस आती है यह लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो इस फेनोमेन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। सपोज ये मीडियम 1 है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और ये मीडियम 2 है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। तो यहाँ पे मुझे निकालना है क्रिटिकल एंगल क्या होगा। सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। तो मान लो ये इंसिडेंट है और ये क्रिटिकल एंगल होगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ जानते हैं कि साइन आई सी अपॉन साइन 90 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से साइन आई सी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आई सी हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस वाले केस में जो क्रिटिकल एंगल होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 से मुझे बड़ा कर रखना पड़ेगा। अगर 30 से बड़ा रखेंगे तो वहां पे जो है एंगल ऑफ मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला जो लाइट रे होना चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाना चाहिए, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अगर ये दोनों केस फॉलो हो रहा है तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सो अब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन इसके बीच जो कर्व बनेगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग डेल्टा आई कर्व को डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं एक मीडियम है N1 और एक N2, और एक लाइन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। यहाँ पे जो N1 है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 से ज्यादा है। तो मान लेते हैं इंसिडेंस एंगल आई है जो कि अभी क्रिटिकल एंगल से कम है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो उस केस में मुझे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि तो यहाँ पे चूंकि लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही है तो इस केस में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये मतलब डेविएट होगा। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। सो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा R-I। तो यहाँ पे R का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से साइन आई अपॉन साइन R इजकल टू N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स N1 अपॉन N2 साइन आई। तो यहाँ पे जो R का वैल्यू हो जाएगा
साइन इनवर्स n1/n2 साइन आई माइनस आई। तो जो नेट डेविएशन होगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स n1/n2 इंटू साइन आई माइनस आई। तो ये तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो उसके हम जानते हैं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और यह लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये लाइन हो गया इंसिडेंट रे का और जो ये एंगल हो जाएगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, अगर ये एंगल आई है तो इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 2 पाई पाई माइनस 2i। तो फर्स्ट वाले केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये हो जाएगा और इस वाले केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग डेल्टा आई कर्व बनाते हैं। सपोज ये एंगल है क्रिटिकल एंगल। सो अप टू क्रिटिकल एंगल जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस IC और आफ्टर क्रिटिकल एंगल जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये वैल्यू हो जाएगा π-2IC। तो इस तरह से जो डेल्टा आई कर्व होगा कुछ इस तरह से बनेगा। सो इस तरह से हम लोगों ने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक था इसे हम लोगों ने खत्म कर दिया है और नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।